श्रोताओं व प्रिय दर्शकों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे श्रोताओं, जैसा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति और संस्कारों का विशेषज्ञ जो वक्ता है वो प्रतिदिन इस मंच पर आता है। वह अपने दिव्य भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जन सामान्य को जागृत करता है। आज उसी श्रृंखला में जो आज के विशिष्ट वक्ता हैं वो इतने विशिष्ट हैं कि उन्होंने न केवल भारतवर्ष में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन किया, अपितु वर्तमान में कस्थुनिया एक यूरोप में देश है, वहां पर भी संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी, आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी, मैं आपका जयतु भारतम जयतु संस्कृतम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करता हूं रेडियो ग्रामोदय का कि इसके माध्यम से आप जैसे विद्वान व्यक्तियों के दर्शन मुझे हो सके, जो भारत की धरा पर तो प्रचार प्रसार करके ही गए, अभी तो विदेश की धरा पर भी संस्कृत और योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, इस महान व्यक्ति का परिचय कराते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र की धरा से लेकर के जो अपने आप में पवित्र धरा है और भगवान शंकर की धरा जिसको काशी और वाराणसी बोलते हैं, वहां तक आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी ने जो अपना अध्ययन अध्यापन है वो जारी रखा और अंत में सनातन धर्म का की उपासना करते हुए उस विद्या को और गहराई से पढ़ा और वर्तमान में कस्थुनिया देश में जो है वो संस्कृत और योगा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लिथुआनिया, माफ कीजिएगा, लिथुआनिया। हाल ही में नई दिल्ली से आपने एक खबर छपी देखी होगी जिसमें हमारा जो एम्बेसी है, हमारा जो राजघर है, वहां से एक खबर छपी है कि पोलैंड की एक विश्वविद्यालय ने एक यूनिवर्सिटी की दीवारों पर संस्कृत के छंदों को उकेरा। तो उसका भी श्रेय आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी को जाता है। वो कार्य भी आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी ने किया। आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जी धन्यवाद। आदरणीय अनंत बोध जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपकी संस्कृत को लेकर के जो सामान्य लोग हैं वो टीचिंग में या कर्मकांड में या पूजा पाठ में अपना व्यवसाय खोज लेते हैं। आप धन के पीछे नहीं दौड़े, आपने एक अलग जो मार्ग है वो चुना। तो ऐसा क्या लालसा आपकी इसके पीछे थी, आपकी क्या चाहत थी जो आपने संन्यास मार्ग को चुना और आप भी आज संस्कृत और योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी। जी, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। माननीय राजेश जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे। और मेरा बचपन से ही मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष अंतिम है, तो उसी की प्राप्ति के लिए मुझे लगा कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति सुकर है, इसलिए मैंने उस मार्ग को चुना। और रही बात आपने जो कहा अभी सन्यास की, मैं अभी सन्यास नहीं हूँ, क्योंकि सन्यास तो होते हैं, हाँ मैंने घर जरूर छोड़ा, लेकिन अभी शिखा और सूत्र लाइक यज्ञोपवीत जो होते हैं वो दोनों अभी हैं। और मैंने सोचा कि भारत में तो पर्याप्त लोग हैं, काम कर रहे हैं, विदेशों में भी हमारे लोगों की आवश्यकता है। और संस्कृत की ही ये एक मैं कहूँगा देन है, या संस्कृत के माध्यम से ही, क्योंकि मैंने संस्कृत विद्या, संस्कृत भाषा को पढ़ा जाना, संस्कृत में अनेक ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन का आप जीवनचर्या बना सकते हो उनको, और उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए संस्कृत ने ही मुझे फिलॉसफी योग की तरफ प्रेरित किया। यहाँ इन देशों में मैं देखा, यूरोपियन देशों में, पूरे विश्व में अभी योग को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, और योग भारत की देन ऐसा पूरा विश्व मानता है। जैसे आयुर्वेद है, योग है, संस्कृत है, हमारे वेद हैं,
ये भारतीय एक प्रकार से हमारे हमारे लिए एक गर्व करने की बात है। जी बिल्कुल। जी। और मैंने सोचा कि मेरा जीवन तो ठीक है, मैं अध्यापन से भी मैं अपनी दिनचर्या माने जिसको क्या कहते हैं अपना जीवनचर्या चुन सकता था अध्यापन को। मेरे बहुत जी जी सारे मित्र, बहुत सारे अग्रज, बहुत सारे अनुज और ऑलरेडी कोई लेक्चरर है, कोई अध्यापक है, कोई सब प्रकार से। लेकिन मैंने सोचा कि एक तो होता है जॉब करना, किसी के लिए काम जी करना, है। मैंने जी सोचा कि मैं दूसरे के लिए काम ना करके ऐसा करूं कि समाज के लिए काम करूं, देश के लिए काम करूं, संस्कृत के लिए काम करूं। मैंने जी। तनख्वाह के लिए काम करना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं उस क्षेत्र बहुत में नहीं बढ़िया। गया। हाँ जी। आदरणीय अनंत बोध जी, आपका, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताना जरूरी है कि संस्कृत को पढ़कर के व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा सकता है, और जो दूसरे व्यवसाय हैं उनसे सिर्फ इस पेट का जुगाड़ चलता है, वो पेट के तक सीमित है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी विद्या है जो ना वर्तमान के लिए अपितु भविष्य के लिए भी जो है काम आती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो अध्ययन है वो कहाँ से शुरू हुआ, और आप कहाँ-कहाँ तक पढ़े, और कस्तूनिया तक की जो यात्रा है आपकी वो किस प्रकार तय हुई? इसको संक्षेप माफ में कीजिएगा, बताने के लिए। कस्तूनिया नहीं, लिथुएनिया है। ये अच्छा, लिथुएनिया लिथुनिया। है। ये लिथुनिया, हाँ, लिथुनिया। बड़ी 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 सुंदर देश है, ये छोटा सा देश जरूर है। जी और जी जी ये बाल्टिक कंट्री में पड़ता है, बाल्टिक रीजन में पड़ता है। जी रशिया के बिल्कुल पास में। आपने सुना होगा जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो उसमें लिथुएनिया भी सबसे पहली कंट्री लिथुएनिया थी, जहां से जी जो ये सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, जी। तो सोवियत संघ का। तो आचार्य जी, मुख्य बात मैंने जो अब, आप जी, मैंने अभी नेट पे आपने देखा है, वो जी जी कस्तूनिया दिमाग में चढ़ गया, लिथुनिया जी। जी जी। ये एक्चुअली छोटी कंट्री है, बहुत साफ सुथरी कंट्री है। लगभग 25-26 लाख लोग ही हैं यहाँ। और मैंने अध्ययन देखिए, पहले तो 10वीं तक की तो जो होती शिक्षा थी, मैंने मेरे क्षेत्र से ही की। उसके बाद फिर मैंने अध्ययन कुरुक्षेत्र से किया। फिर बनारस से मैंने अध्ययन किया। बनारस में मैंने भारतीय दर्शन ज्ञान मीमांसा में जो पीएचडी का ये है, इसको स्नाक दर्शन विषय से मैंने आचार्य किया। आचार्य के बाद फिर पीएचडी मैंने बनारस संपूर्णांक संस्कृत विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर रजनी शुक्ला जी के मार्गदर्शन में मैंने। तो बाकी अभी भी मेरी क्या था कि और भी पढ़ने की और भी अभिलाषाएं हैं। जीवन भर आदमी पढ़ता है, ये मैंने देखा। पढ़ने का मतलब कोई किताब पढ़ने से नहीं है, पढ़ने का मतलब जी सीखने से है। जी 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 तो शिक्षा एक उम्र भर का, हमारी माने पूरी जिंदगी के लिए शिक्षा एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। कोई वो ये नहीं है कि कभी खत्म होने न जैसे हम सांस लेना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हम सीखना भी नहीं छोड़ते, और छोड़ना भी नहीं जी चाहिए। हमें सीखते रहना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। जी। आचार्य जी, वर्तमान में आप योगा को लेकर के जो है उस देश में कार्य कर रहे हैं। आपने पोलैंड के लिए भी, पोलैंड देश के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। तो आप योगा के विषय में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आदरणीय आचार्य देखिए, जी? ये एक जैसे भी आपने कहा योगा, योगा और योग में भी फर्क है, आपको मैं बता दूं। जी जी संस्कृत निष्ठ दृष्टि से आप संस्कृत के विद्वान हैं। जी एक पुकारने की दृष्टि से जैसे योग, योगा दोनों अलग अलग चीजें हो गई। जी योग को जो यदि केवल योग कह दें, उसमें आ न जोड़े, अजहीणम न प्रयोक्तव्यम, एक पाणिनि नियम है, आपने पढ़ा जी भी होगा। बिल्कुल। और जी बड़ा प्रसिद्ध नियम है भाई। जैसे हमारी संस्कृत में क्या है कि हिंदी में योग चलता है, जी अंग्रेजी में योगा भी चलता है, क्योंकि यहाँ के जी लोग आ को ए को आ बोलते हैं। यहाँ मैंने देखा बहुत सारे देशों में, जैसे राम को रामा बोलते हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं। जी हरे रामा 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 हरे हरे, हरे जी कृष्णा जी वहां कृष्णा ठीक है, वहां रामा भी ठीक है।
वो क्यों? जी क्योंकि जब कोई चीज गे होती है ना, गाते हैं किस चीज को, तो गाते वक्त वो ताल की आवश्यकता होती है उसमें। उसमें रामा भी ठीक है और कृष्णा भी ठीक है। और लेकिन योगा, जैसे हम लोग प्रबुद्ध जीव जीव बोलते हैं, यहाँ यूरोपियन लोगों के लिए, क्योंकि वो वहाँ ए का वो जो कंसेप्ट है ना, वो भारत में तो जैसे योग में अब संस्कृत में होती है, मात्राएं होती हैं, 1 जी 2 3 ऐसे मात्रा होते हैं, हर्ष दीर्घ प्लुत जो होता है। हाँ, तो योग में 3 मात्राएं हैं। ये जी योगा बोलेंगे तो 4 मात्राएं हो जाएंगे। और केवल योग बोलते हैं, योग, आ को थोड़ा सा ऊपर करके बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा करके, तब 3 मात्राएं होंगी। तो ये यहाँ इन देशों में मैंने देखा, मैं यहाँ आया था माल्टा में, और माल्टा के अतिरिक्त भी और बहुत सारी देशों में मैंने प्रयत्न किए। आदरणीय आचार्य जी, आपके सहपाठी आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी का स्वागत है। मैंने इनसे अभी निवेदन किया था कि आपके मित्रवर आचार्य आज जुड़ेंगे, तो आज अवश्य जुड़ जाना। जी चलिए, बहुत अच्छा किया। हिमांशु जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं धन्यवाद करूंगा राजेश जी को कि आपने बड़े अच्छे, बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत योग्य कवि हैं, ये आंसू कवि कहिए इनको। और ये उस जगह से हैं जहाँ मेरे बाबा, हमारे गुरुजी, बाबा गुरुजी हैं नरवर में। तो बाबा गुरुजी के अत्यंत निकटस्थ हिमांशु जी थे, और उन्होंने बाबा गुरुजी के ऊपर बाबा सतकम भी लिखा है। जी जी तो जी जी बहुत अद्भुत विद्वान है, और आपने बहुत अच्छा किया इनको बुलाया। और बात चल रही थी विदेश में योग के बारे में, आप जो कह रहे थे, मैं उस विषय पे आता हूँ। देखिए, मैंने केवल लिथुआनिया ही नहीं, माल्टा में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बैंकॉक में, बहुत सारे देशों में योग का और उपनिषद का और हमारे धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया, और कर रहा हूँ अभी भी। वयम राष्ट्र जागृयामा पुरोहिता की नीति को जी जी लेकर के, और जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, सर्व वसुधैव कुटुंबकम, पूरी विश्व, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। तो उस मान्यता को मैं मान करके मैं चाहता हूं कि जो एक हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके हिसाब से हम सभी को, जो हमारी विद्या है, उसी को, उसका प्रचार प्रसार हम करें। तो इसीलिए मैंने यहाँ यूरोपियन देशों में भी, अभी यहाँ लिथुआनिया में हमारा योगा स्टूडियो है, और कई जगह हम सिखाते हैं, ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस होती हैं। जी और यात्राएं, अभी तो कोरोना के चलते ज्यादा यात्राएं हो नहीं रही, नहीं, बहुत सारी यात्राएं जो जो चलती थी हमारी, बहुत जगह, बहुत सारे देशों में जा करके मुद्रा के ऊपर, योग के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, गीता के ऊपर, मैंने जो भी विधा, जो संस्कृत निष्ठ, ये संस्कृत की ही देन है ये कहिए। एक यदि मैं कहूँ, संस्कृति आश्रिया, भाई संस्कृति जी संस्कृत के आश्रित है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो भारतीय दर्शन को, और जो हमारी जो वैदिक विचारधारा है, और जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हम किसी भी माध्यम से, वो योग के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, या अन्य किसी भी माध्यम से हम कर सकें, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। उसी दृष्टि से मैं लगा हूँ उस कार्य में, कर भी रहा हूँ। जी आचार्य जी, आप, मैंने फेसबुक के माध्यम से आपको सबसे पहले देखा, और ज्यादातर जो आपके चित्र मैंने देखे वो मुद्रा के रूप में देखे कि आप जो है वहां के निवासियों को जो है मुद्राएं सिखा रहे हैं। तो क्या हमारे दर्शकों के लिए भी कोई एक दो महत्वपूर्ण जो मुद्रा है वो सिखा पाएंगे आप ऑनलाइन? देखिए, मुद्राओं का मैं सीधा एक साधारण सा बताता हूँ। ये विज्ञान है, जी योग भी विज्ञान ही है। योग एक जी ऐसा विज्ञान है, करने से, जैसे आप रोटी रोटी कहने से आपका पेट नहीं भरेगा, जी 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 उसी प्रकार योग योग कहने से या योग के सूत्र रटने से योग लाभ नहीं करेगा। जी योग लाभ तभी करेगा जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे। जी और मुद्राएं एक ऐसा सबसे आसान साधन है। जैसे आज के समय में बच्चों के लिए, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो बच्चों के लिए आप बच्चों को बता सकते हैं ज्ञान मुद्रा। ये देखिए, ये मुद्रा, ये
ये उंगली और ये अंगूठा, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जी हैं? तो इस मुद्रा का बच्चों को कहें कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और निद्रा भी अच्छी आती है और ध्यान में और बहुत सारी चीजों में ज्ञान मुद्रा का बड़ा महत्व है। आपको मैं यहाँ बताऊं, बहुत सारे लोग मेरे पास जो मुद्रा के लिए मेरे मुद्रा के कार्यक्रम इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, माल्टा में, लिथुआनिया में, बहुत सारी जगह मुद्राओं के ऊपर कार्यक्रम होते रहे। मुद्रा का एक ऐसा विषय है, लोग चाहते हैं इंस्टेंट, लोग चाहते हैं बना का बनाया। आप ये देखो, आज मैकडोनल्ड है, ये बड़े बड़े ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि तुरंत तुरंत चाहते हैं लोग। आप समझ गए? लोग जी वेट नहीं करना चाहते। योग में यदि हम आठों अंगों के दृष्टि से चलें, योग कोई फिजिकल अभ्यास एक्सरसाइज नहीं है। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, ये जी केवल शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है। योग तो समाधि तक ले जाने की प्रक्रिया है। लेकिन जी समाधि किसको चाहिए? चाहिए नहीं किसी को। यहाँ तो जो योग करने के लिए आते हैं, ज्यादातर समाधि के भी कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको चाहिए है, लेकिन ज्यादातर लोग को मोटापा कम करना है, वजन घटाना, डायबिटीज बढ़ गई, हाइपरटेंशन हो गई, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस बहुत है, इन चीजों की ही लोगों को अपनी रोगों से छुटकारा पाने के लिए और स्ट्रेस माने जो चिंता निवृत्ति के लिए ही लोग आते हैं। तो उनको हम ऐसे तरीके बताते हैं ज्यादातर जो आसान हो, आसानी से कर सकें। लोग ज्यादा करना भी नहीं चाहते। जी अब किसी को कहें भाई योग में आपको यम नियम का पालन करना है, कोई नहीं करेगा। नहीं योगा करेगा। स्टूडियो पे ताला लग जाएंगे यदि यम नियम कंपलसरी कर दिए जाए तो। जी क्योंकि यम नियम में सत्य, अहिंसा, हाँ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये कौन कौन फॉलो कर रहा है? सभी लोग नहीं करते। लोगों के लोगों को अपने पेट पालने हैं, लोगों को अपने जीवन का, आप समझ रहे हो मेरी बात। इन जी देशों में बिल्कुल। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक काम रहता है। शाम को केवल जैसे उनको थोड़ा स्ट्रेस दूर करने के लिए उस दृष्टि से लोग योगा करते हैं। उसमें योग का बड़ा महत्व है जीवन में। मैंने देखा, लोग बदलते देखे मैंने योग करते हुए। लोगों की आदतें बदलती हैं योग करने से, लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है योग करने से। और स्वास्थ्य भी केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी। योग से जी आदमी की जो रुचियां बदल जाती हैं। जो हमारे क्लासों में योगा के विद्यार्थी आते हैं, बहुत सारे अभी धीरे धीरे वेजिटेरियन हो रहे हैं और बहुत से तो ऐसे हैं वीगन हो रहे हैं। जी कंटिन्यूसली अभ्यास से, प्रैक्टिस से उन्होंने दूसरों को भी देखा है, तो उसका बेनिफिट है। जी योग जीवन को बदलने में बड़ा कारगर है। और ये वास्तव में आज से नहीं, सदियों से। जी हमें तो अभी यहाँ, जैसे मैं जिस देश में हूँ, यहाँ होंगे 200-300 योगा स्टूडियो, छोटे से देश में। बहुत बड़ी अब बात। आप ये देखिए, 25-26 लाख की जनसंख्या है यहाँ, ज्यादा जनसंख्या नहीं। भारत का तो एक दिल्ली जो सिटी है, दिल्ली की शायद 2.5 करोड़ जनसंख्या होगी। जी तो ये 25 लाख तो 10 गुना छोटा। दिल्ली एक सिटी से भी छोटी जनसंख्या है यहाँ की। लेकिन ये साफ सुथरे हैं। यहाँ ऑक्सीजन जो एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है। भारत में 300 होता है, 200 होता है, यहाँ 2 है। तो कुल मिला जी के पोल्यूशन नहीं है इन देशों में, और ये अच्छी बात है। और मैंने देखा कि यहाँ जहाँ वैल्यू हो किसी चीज की, भारत में बहुत लोग कर रहे हैं। बाबा रामदेव हो गए, बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे संतों ने, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर के अभी बाबा रामदेव तक, कितने लोगों ने योग को खूब पढ़ाया लोग। बल्कि भारत में तो स्कूलों में भी योग सिखाया जा रहा है। भारत की बात अलग है। लेकिन इन जी देशों में तो ये तो कैथोलिक कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है। तो यहाँ योग को धर्म से नहीं जोड़ा जाता। भारत में तो क्या है कि अभी मुसलमान कहेंगे हम योग नहीं करेंगे, हम ओम नहीं बोलेंगे। यहाँ किसी को जी जी आपत्ति नहीं है। इन देशों में किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, सब कर रहे हैं। इनको वैल्यू का पता है। जी
किसी चीज कोई उपयोगी वस्तु होती है उसका सदुपयोग करने में, और उसको पूरे विश्व में इसको मान्यता मिली है योग को। आप ये देखिए, जी लगभग 195-96 देश हैं, उनमें से 172-73 देशों ने मान्यता दी। तो इतनी बड़ा ये कम बात नहीं है योग को मान्यता जी। दी। हाँ आदरणीय आचार्य जी, अब मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी से निवेदन करूंगा। आप जी जी। आशु कवि हैं और आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी आज हमारे समक्ष हैं। कोई श्लोक यदि यदि पूर्व में ही है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो सद्य हो जाए। इनका स्वागत व अभिनंदन मैंने नहीं किया तो मैं सोचूंगा कि कार्यक्रम के बीच में ही सही, आपके दोस्त भी रहे हैं, तो अवश्य कोई ना कोई आशु कविता जो है उसका प्रयोग किया जाए। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी। नमस्कार। पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी मेरे लिए गुरु तुल्य हैं और मुझसे बहुत बड़े हैं, मित्रता नहीं। बस ये है कि मुझसे बड़ा नहीं नहीं मानते हैं। और ये है कि मैंने पहले भी महाराज श्री अनंत बोध चैतन्य जी के विषय में एक कविता लिखी थी संस्कृत में, शिखरनी छंद में, जो archive.com पे उपलब्ध है। और अगर तात्कालिक रूप से कुछ कविता के विषय में कहूँ तो अनंत बोध चैतन्यम योगस्यैव प्रशिक्षकम ना नाना शास्त्रेषु दत्तावधानम न माम्यहम्। तो यद्यपि ये श्लोक तो नहीं बना है, लेकिन एक पद्य की दृष्टि से मैंने कहा है। तो इस तरह से लिखने में जो है वो छंद का विशिष्ट महत्व रहता है, और जो है जी बोलने में इतना नहीं आ पाता। जी 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 और अगर काव्य की बात कहें तो मैंने जो पूज्य बाबा गुरु जी के लिए शतक लिखा है, पहले भी मैंने शायद इसकी चर्चा की थी आपके पहले प्रोग्राम में। जी जी एक ऐसे तपस्वी महात्मा है जो संसार से वैराग्य को धारण करके रहते हैं और सभी शास्त्रों का व्याख्यान करने वाले हैं। तो उनका अभिनंदन परक मैंने वो काव्य लिखा है, श्री बाबा गुरु शतकम। जैसे जी महाराज जी ने अभी योग की चर्चा की कि जिस तरह से स्वामी जी पूरे विश्व में आज लिथुआनिया में है, कल भारत में तो है ही है, और भी अन्य देशों में योग शास्त्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जैसी व्याख्या लोगों के दिमागों में है योग की, उससे अलग भी महाराज जी ने वास्तविकता बताने की कोशिश बताई जी है कि योग सिर्फ ये शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि अ, यम नियम प्रत्याहार धारणा और समाधि तक ले जाती है। तो वो सब बातें हैं। तो उन चीजों का भी जिक्र मैंने अपनी पुस्तकों में किया है जगह जगह पे। वंदे जी श्री काव्य में योग के विषय में भी मैंने चर्चा की है थोड़ी सी, जितना भी मुझे ज्ञान है। और भावश्री जो ग्रंथ है मेरा, मैंने पहले भी आपसे इसके विषय में श्री वाले ग्रंथ मैंने लिखे हैं, भावश्री, वंद्य श्री और काव्यश्री। और पूज्य बाबा गुरु जी के लिए श्री बाबा गुरु शतकम। तो इन सभी ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की चर्चा आई है। और हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं आजकल, उन सब का भी विशिष्ट विचार किया गया है। जी तो ये सब है। तो संस्कृत जी और संस्कृति का विकास ही आजकल हमारा लक्ष्य है, हम जैसे लोगों का। उसके ही लिए हम जी रहे हैं, और उसके ही द्वारा जो भी कुछ भोजन पानी कर रहे हैं। जी जी। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु गौड़ जी, आचार्य जी के साथ मैंने आज दिन में भी चर्चा की थी। आदरणीय अनंत जी बोध चैतन्य जी की का जो ज्ञान है उसका फायदा भारत को भी हो, तो यहाँ पर कोई अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका का हम शुरुआत करेंगे हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के। और आपके भी ज्ञान का फायदा हम अवश्य उठाएंगे। आप भी एक जो है अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन प्रतिभा के हिसाब से आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है जो मुझे पता है। वो तो होता ही है कि प्रतिभाओं की कई बार अनदेखी हो जाती है वर्तमान व्यवस्थाओं में। लेकिन हम कुछ ऐसा तैयार करेंगे कि मतलब आप जैसी प्रतिभा की अनदेखी ना हो। और आदरणीय आचार्य अनंत बोध चैतन्य जी का आशीर्वाद भी हमें अवश्य मिलता रहेगा। इनके दार्शनिक ज्ञान का भी फायदा हमारी पत्रिकाओं को होगा। आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे। जी आप एक सामान्य गृहस्थी के लिए कहें या छात्र के लिए कहें कि वो कम से जी। कम कौन से योग होने चाहिए, कौन से प्राणायाम होने चाहिए,
जो प्रतिदिन वह करे, ताकि कम से कम बड़ी से बड़ी बीमारी से, असाध्य बीमारियों से वो टला रहे। आदरणीय अनंत वो चैतन्य जी। जी, देखिए योग में ये आपने जो बात कही, योग का जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छा अद्भुत योग के बारे में कहा। उन्होंने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई बात ना कही जा सकती है, ना मैं कह सकता हूं। उन्होंने कहा आहार युक्त आहार विहारस्य, आप जो बैलेंस डाइट लीजिए, खाना बैलेंस खाइए। विहारस्य का मतलब आपका मैथुन आदि जो चर्याएं हैं वो युक्त हों, और आहार विहार दोनों चीजें हो गई। युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपका जो सोना और जागना युक्त हो, बैलेंस हो, ना तो बहुत ज्यादा सो और न बहुत ज्यादा जागो। जागने का आजकल क्या है, लोग रात के 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, पार्टियां करते रहते हैं, यहाँ तो ये आम है। तो उसके कारण ही बहुत सारी जो हमारी जीवन में आज क्या प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो गई या जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जिसको बोलते हैं, उनसे बचना है तो इस सूत्र को पकड़ लो। सारी चीज बैलेंस में रखो, युक्त रखो, जितनी जरूरत हो उतनी ही करो। भूख लगे तो खाओ, भूख ना हो तो मत खाओ। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है पूरे विश्व में, धरती पे करोड़ों जीव हैं जो बिना भूख भी खाता है। जी। कुत्ता भी बिना भूख नहीं खाता, कुत्ते को भूख नहीं हो तो कुत्ता खाता नहीं है, भोजन पड़ा रहेगा। लेकिन मनुष्य है वो बिना भूख भी खाता है। तो एक तो मुख्य बात आपके विद्यार्थियों को भी, मैं आपके दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा, जीवन में जो बैलेंस वो हो, माने एक युक्त हो। युक्त का मतलब एक प्रकार से दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। नींद ना बहुत ज्यादा हो कि 14 घंटे आप सोएं, और ना ऐसा भी हो कि 3 ही घंटे सोएं। जी। खाने का भी न तो ऐसा है कि आप खाते ही रहें दिन भर, और न ऐसा है कि बिल्कुल ही ना खाएं। जी। हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, तपी गपी और सपी ये पढ़ाई में काम नहीं करते। यानी ज्यादा तपस्या भी पढ़ाई वाले के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, ज्यादा गप मारनी पढ़ाई वाले के लिए अच्छी नहीं होती, है ना। तो ये चीजें हैं। तो सारी चीजें जितनी भी हैं, कोई भी चीज जो एक अनुपात में ले, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और योग की जहां तक आपने बात कही है, जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा की बात की, ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। एक वायु मुद्रा है, आजकल मैं देखता हूँ गांव में भी शहरों में भी लोगों को एक गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत रहती है। गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट गड़बड़ हुआ तो सारी चीज गड़बड़ है। जी। तो उसके लिए वायु मुद्रा बहुत अच्छी है। तो वायु मुद्रा मैं बता देता हूँ, ये जो उंगली है इसको नीचे दबा के रखो, ऐसे जी। अंगूठे के नीचे जो हमारी कनिष्ठ का उंगली को दबा करके रखना। ये 5 मिनट कम से कम करें, 5 से 10 मिनट करें इसको। ये हमारा जो ये स्टमक, पेट संबंधी, गैस्ट्रिक संबंधी परेशानियां है ठीक रहेंगी। पेट साफ है, पेट में प्रॉब्लम नहीं है, तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं है। जी। और दूसरी बात, यदि स्वस्थ रहना है, पैर गरम पेट नरम, सिर रखो ठंडा। पैर गरम पेट नरम, सिर रखो ठंडा। ये 3 चीजें हैं। पैर आपके गर्म होने चाहिए, माने सर्दी हो या कैसी भी हो, और पेट आपका नरम होना चाहिए, और सिर को ज्यादा, माने सिर का मतलब खोपड़ी हो गई पूरी, है, ये ठंडी रहनी चाहिए। ये एक फार्मूला है। तो इससे स्वास्थ्य में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी, आपका स्वास्थ्य ज्यादातर ठीक रहेगा। यदि आप लगे कि पैर ठंडे होने लगे हैं तो इसका मतलब है शरीर में विटामिन, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
और मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस के उनके पैर ठंडे हो जाते हैं। पैर ठंडे होने का मतलब शारीरिक परेशानियां हैं, अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको इलाज जरूरी है। तो इसके लिए, और पेट पेट यदि कड़ा होने लगे, भयंकर पेट कड़ा वो हो, तो इसका मतलब पेट गड़बड़ है। और सर गर्म रहने लगे, सर में दर्द हो या सर में बहुत सारी चीजें हो, तो उससे आंखें में प्रॉब्लम होंगी, नक्सीरें भी आएंगी, सुनने की प्रॉब्लम भी जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत इसीलिए जीवन में बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए योग की, जहां तक आपने बात कही, कोशिश करें खाने के बाद टहलने की, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। और योग में प्राणायाम की जहां तक बात आती है, तो ज्यादा भी नहीं, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाबा रामदेव की तरह सारे कपालभाति और सारे प्राणायाम आप भी करने लगे, वो संभव सभी के लिए संभव नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, कम से कम नहीं तो अनुलोम विलोम कर लिया जाए। प्राणायाम बहुत अच्छा है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। और या बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, कक्षा में विद्यार्थी हैं, भ्रामरी प्राणायाम से याददाश्त बढ़ती है। बर्मर की तरह ये प्राणायाम से याददाश्त बढ़ती है बच्चों की, और ये करना चाहिए। जी। आदरणीय आचार्य जी, दूसरा जो प्रश्न है मेरा आपसे ये रहेगा कि योगा, क्या योग को ही महत्व जो है लिथुनिया में दिया जाता है, या जो आयुर्वेद है उसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं इस देश में है, या जो उपचार है वो अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से होता है? नहीं, यहाँ मोस्टली तो इलाज है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ आयुर्वेद के भी लोग हैं, आयुर्वेद की कक्षाएं भी होती हैं, आयुर्वेद की वर्कशॉप भी होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के प्रति झुकाव है। और योग का भी, जैसे मैं हूँ, मैंने यहाँ लिथुआनिया में हमारे जो सिटी है, इसमें यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ जैसे उसको स्वेकतास ब्यूरोस बोलते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो उनके साथ मिलकर के हमने काफी प्रोजेक्ट किए। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, प्रोजेक्ट टोटली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है कि जो लोग आते हैं उनको कोई पैसा देना नहीं होता, वो मुफ्त होती है कक्षाएं लोगों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसका पे हमें करती है। जैसे मेरी एक घंटे की क्लास के गवर्नमेंट मुझे 50 यूरो 55 यूरो पे करती है केवल 1 घंटे के लिए। तो मैंने यहाँ, जैसे यहाँ नाटो एक सैन्य संगठन है, इनके यहाँ भी मैंने क्लासें दी हैं। यहाँ और भी बहुत सारे कुछ नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट हैं, और भी बहुत सारे। यहाँ क्या होता है, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। जैसे यहाँ हेल्थी सिटी प्रोजेक्ट था अभी, तो अभी तो ये कोरोना के चलते सारे प्रोजेक्ट उन्होंने पॉज कर दिए, क्योंकि सभी अभी कोई गतिविधियां हो नहीं रही ऐसी। पहले थे इनके हेल्थी सिटी प्रोजेक्ट था इनका, इन्होंने अस्थमा के बारे में एक कैंपेन चलाई थी, इनका डायबिटीज को लेकर के कैंपेन थी। तो यहाँ कुछ न कुछ ये कैंपेन चलाते रहते हैं। जैसे हार्ट हृदय रोगियों के लिए वो होता है। यहाँ क्या है कि जिसका भी कार्ड बनता है या उसका एक नंबर मिलता है, उस नंबर से उसकी पूरी स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको मिल जाती है। यहाँ एक बड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम है। यहाँ एजुकेशन और मेडिकेशन दोनों फ्री है। फ्री से मतलब यदि आप प्राइवेट में जाओगे तो पे करना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट का है और आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगी सर। तो और जो हमारे योगा स्टूडियो में वैसे लोग आते हैं, उनको फ्री में नहीं हम कराते, उनको पैसे हम लेते हैं। तो यहाँ इन देशों में क्या है कि केवल लिथुआनिया नहीं, पूरा यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट फंडेड, और कुछ ऐसे हैं कि उनको एनजीओ हैं। जैसे मेरा यहाँ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम में पसावले, तो हम उसके माध्यम से यहाँ भारत के बारे में नो इंडिया कैंपेन हमने चलाया था। तो हमने कुछ स्कूलों में, कुछ स्टूडियो में जाकर के हमने बताया लोगों को कि भारत के बारे में, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत का ये कलर है, भारत ऐसा है। और हमारे प्रयत्न का मैंने वो भी देखा, बहुत लाभ भी देखा हमारे प्रयत्न का। बहुत सारे लोग इंडिया गए भी यहाँ से,
सैकड़ों लोग इंडिया जाके आए, एम्बेसी के डाटा से बता रहा हूँ। तो ये है कि प्रयत्न करने से होता है, कुछ भी करोगे आप निश्चित ही उसके रिजल्ट भी आएंगे, परिणाम उसके आएंगे। हमने प्रयत्न किया, एक देखिए चौकीदार का काम किया, चौकीदार कहता जागते रहो, और जागते रहो का मतलब ये नहीं होता लोगों को जगाना नहीं होता। जी देखा जाए यदि रात जागने के लिए थोड़ा होती है, रात तो सोने के लिए होती है। जी जागते रहो का मतलब वहां आप जागते रहो फिर सोओगे कैसे? जागते रहो का मतलब अलर्ट होके सो, जी आप समझ गए। तो हमारा जी जी प्रयत्न है योग का भी, योग को हम इस यहाँ प्रत्येक स्वास्थ्य से जोड़ करके, जी योग को हमने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, योग को केवल धर्म से धर्म तो देखिए हमारे तो भारतीय हिंदू सनातन धर्म की ही एक मात्र एक कड़ी है ये योग, ये कोई इससे मैं अलग नहीं मानता इसको। लेकिन यहाँ इन देशों में, जिन देशों में हम हैं, जैसे इंडोनेशिया मेरी क्लासें होती हैं, वहाँ इस्लामिक है वो कंट्री, इस्लाम धर्म है उनका, लेकिन वो क्लासें लेते हैं। मलेशिया में इस्लाम है लेकिन वहां भी क्लासें होती हैं। लिथुएनिया में, ये क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ भी योग एक धर्म से ऊपर की चीज हो गई आज के समय में। जी मैंने बाहर चली गई, ये मानव मात्र के लिए आ गई। अब ये जी केवल एक जाति या एक धर्म या देश के लिए नहीं हो रही है, एक मानव मात्र के लिए हो गई, और पूरी मानवता को योग से लाभ मिल रहा है, पूरी मानवता योग से लाभान्वित हो रही है। जी ये योग की महत्ता है। जी आदरणीय आचार्य जी, जब आप नाना देशों में योग की कक्षाएं लेने जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जब योग की चर्चा होती होगी आप कभी न कभी संस्कृत की लाइनों को भी दोहराते होंगे। तो आपके मुख से संस्कृत की वो मधुर वाणी सुन करके लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है आदरणीय देखिए आचार्य जी? देखिए मुख्यतः जितने भी योग के ग्रंथ हैं, वो पातंजलि योग दर्शन हो, गैरंड संहिता हो, वो हठ योग प्रदीपिका हो, जितने भी मूल ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत में हैं योग के, जी उनके सूत्र संस्कृत में हैं सारे। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या जैसे हम यहाँ मेरी क्लासेस होती हैं, कुछ योग निद्रा के ऊपर क्लासेस होती हैं, और यहाँ मंत्र चैंटिंग क्लासेस भी हैं हमारी, लोग आकर के मंत्र चैंटिंग भी करते हैं। तो ये संस्कृत से ही हम शुरुआत करते हैं। हम तो हमारी क्लास से पहले भी हम संस्कृत से ही बाकायदा हम पातंजलि जी को नमस्कार करके ही संस्कृत हमारी क्लासेस चलाते हैं। तो संस्कृत निष्ठ है योग, और पूरे विश्व में है। अब सूर्य नमस्कार है, पूरे विश्व में किया जाता है, और सूर्य नमस्कार के साथ मंत्रों को पूरे विश्व में बोला जाता है। तो संस्कृत योग की आत्मा है, समझिए, और योग से संस्कृत को आप अलग नहीं कर सकते। जी या इवन यहाँ के जो लोकल टीचर हैं वो भी संस्कृत के जो सूत्रार्थ हैं, जो पातंजलि जी ने कहे, हठ योग प्रदीपिका, गैरंड संहिता, और भी बहुत सारे उपाख्यानभूत ग्रंथ हैं, तो उसमें संस्कृत की कुछ चर्चा है, और लोग पढ़ते भी हैं, लोग भारत में जाकर के पढ़ते हैं उन ग्रंथों को। जी हमारी योगा ये भारत में ऋषिकेश में हमारा भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं हमारे, तो हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ये सारी चीजें उनको सिखाते हैं, बाकायदा मंत्रा चैंटिंग सिखाते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। हम लोग सभी मंत्रों को, जितने योग के सूत्र हैं सभी को चैंटिंग करना बताते हैं, ताकि वो चैंट कर सकें, उसको बोल सकें, उनकी भाषा में बोल सकें। जी जी आदरणीय आचार्य जी, मैंने आज एक न्यूज पेपर में खबर पढ़ी कि पोलैंड के विश्वविद्यालय ने उपनिषदों की छंदों को दीवारों पर उकेरा, जी जी और जी ये कार्य किस प्रकार जो है आपने सफल किया, देखिए इसके इसमें पीछे क्या ये कि कारण रहा, इसको हमारे मैं इसका जी श्रेय मैं खुद नहीं लेना चाहूंगा, ये जी कि यूनिवर्सिटी नहीं किया है, मैंने तो केवल एम्बेसी की हेल्प की उनको ट्रांसलेट करने में। जी एम्बेसी ने मुझे कहा, जो हमारे माननीय एम्बेसडर महोदय थे उस समय, मैं ये पद रिक्त था, पहले एम्बेसडर ने मुझे बहुत बार मेरा आना जाना हुआ, बातचीत होती रहती थी। तो वहां से जो हमारे एम्बेसी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग एम्बेसी में काम करते हैं,
तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा इन छंदों को, इन श्लोकों को थोड़ा ट्रांसलेट करिए। तो मैंने उनको ट्रांसलेट करके दिया। हाँ, यहाँ केवल पोलैंड ही नहीं, जर्मनी में भी, और यहाँ भी आपको बताऊं, आपको बड़ी खुशी होगी, लिथुआनिया में विल्निस में एक छोटा सी जगह है, उसको उजुपे बोलते हैं, उजुपे। उसको, वैसे तो फनी है एक बात में, उजुपे की अपना संविधान है उनका, छोटे सी जगह का। वो संविधान मैंने संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया, उसको लिथुआनियन टू संस्कृत भाषा में। और उस समय यहाँ एमजे अकबर आए थे, जब वो ट्रांसलेट मैंने की थी, भारतीय राज्य मंत्री थे वो, विदेश मंत्री हैं। और हमारे दूत, जो राजदूत जी थे, और भी बहुत सारे राजदूत थे उस कार्यक्रम में। वो, उसका ट्रांसलेशन मैंने संस्कृत में किया था जी। तो यहाँ केवल पोलैंड में नहीं, लिथुआनिया में भी संस्कृत में पट लगा हुआ है बहुत अच्छा। और बहुत सारे देशों में संस्कृत के प्रति रुचि तो है ही। देखो, लिथुआनियन भाषा और संस्कृत भाषा, ये दोनों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आती हैं। जी जी। इंडो, तो इसीलिए तो भाषा परिवार एक है। यहाँ शब्द भी बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ लिथुआनियन और संस्कृत में बहुत सिमिलरिटी है। लिथुआनियन लैंग्वेज वेरी सिमिलर, और इनका जो आप कहिए कि लिथुआनियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज दोनों काफी सिमिलर हैं, और व्याकरण बिल्कुल बहुत सारी चीजें व्याकरण दृष्टि से भी काफी सिमिलर हैं। जी। आदरणीय आचार्य जी, लिथुआनिया की शिक्षा व्यवस्था, खासकर मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूंगा, भारत की अपेक्षा क्या विभिन्नताएं वहां पर है? यहाँ बेस्ट ये है, यहाँ प्राइवेटीकरण नहीं है, ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों का जो एजुकेशन सत्र है, माने स्टैंडर्ड है, वो बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत हाई मेंटेन किया है, और फ्री है एजुकेशन। और यहाँ बड़ा ध्यान देते हैं बच्चे की पूरी पढ़ाई पे, पूरी उसके। और यहाँ एक ये देखा मैंने, यहाँ भारत की तरह नहीं है। जैसे भारत में बच्चों के मार्क्स होते हैं ना, भारत में जैसे जितना भयंकर कंपटीशन भारत में होता है, लोग डिप्रेशन में होते हैं, मेरे इतने आए, उसके इतने आए। यहाँ एक दूसरे को बताते नहीं है जो मार्क्स हैं भाई। जैसे मैं और आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो टीचर आपको बताएगा, उसको बताएगा। टीचर मेरे मार्क्स आपको नहीं बताएगा, आपके मार्क्स मुझे नहीं बताएगा, ताकि बच्चों में वो हीन भावना ना हो। ये बड़ा फर्क है, देखा मैंने। जी। आदरणीय आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, और ये तो बहुत सकारात्मक कदम हो सकता है अगर भारतवर्ष भी इसको अपनाए, क्योंकि इससे एक हीन भावना आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बच्चे जो है डिप्रेशन होते हैं, लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, बच्चे आत्महत्या करते हैं। जी 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 जी। आचार्य जी, क्या वहां पर जो है, जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या वो रोजगार के लिए तैयार करती है? कहीं भारतवर्ष की तरह वहां ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, जहां तक मैं मानता हूं कोई ना कोई कौशल अवश्य प्रदान करती होगी। नहीं, यहाँ होते आचार्य हैं, जी। बिल्कुल बहुत सारे हैं यहाँ टेक्निकल, जैसे हमारे यहाँ ITI होती है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ बहुत सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं यहाँ, जैसे। और बहुत सारी चीजें यहाँ, एक प्रकार से देखा जाए, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है लिथुआनिया में। जी। फ्री एजुकेशन फॉर दोज स्टूडेंट हु डिजर्व। और जो डफर हैं उनको खुद पे करके, माने डफर का मतलब जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको खुद करना पड़ता है, अपने एजुकेशन का खर्चा उनको खुद कर उठाना पड़ता है, ये है। और देखा जाए तो शिक्षा, भारतीय शिक्षा भी आपको, मैं ये नहीं मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि कंपैरेटिव हमारी भारतीय शिक्षा और यहाँ की शिक्षा डिफरेंट है। जी। और जी जी, कार्यक्रम के अवसान में आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को संस्कृत और योगा को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी निवेदन देखिए, रहेगा मेरा कि 5-10 मिनट आप इस विषय पर बोल करके कार्यक्रम को अवसान की ओर ले जाएं। आदरणीय आचार्य जी।
जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया, क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। देखिए, योग केवल उदर आपूर्ति का साधन नहीं है मेरे लिए। योगा इज नॉट फॉर माय ब्रेड एंड बटर, योगा इज माय पैशन। मेरे लिए योग एक प्रकार से समझिए उससे ज्यादा है। मैंने खुद लाभ लिया है योग से। आप को मैं बताना चाहूंगा, 2010 से पहले मैं भारत में था। हरिद्वार जैसे शहर में, बनारस जैसे शहर में, कलकत्ता, अहमदाबाद, हमारे बहुत सारे आश्रम हैं वहाँ। मैं मानिरवाणी अखाड़े की आचार्य पीठ से जुड़ा हुआ था। मेरे गुरुजी मानिरवाणी अखाड़े के आचार्य थे। तो क्या था कि दिन भर आश्रम में रहना, शरीर से काम तो कुछ करना होता नहीं था, शारीरिक एक्टिविटी कम हो गई, और एक मेहनतों का जीवन जीना, एक ये समस्या होती है। क्योंकि नित्य प्रति भंडारे खाते हैं, रोज बड़े अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं, पकवान बनते हैं, महात्माओं को लोग बुलाते हैं, लोग घरों से लेकर के भी आते हैं। तो उस जीवन शैली को देख करके क्या हुआ कि मेरा वजन बढ़ गया। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा 89 किलो वजन था, 89 केजी, जब मैं भारत में था। तो फिर मैंने सोचा कि यदि ये स्थिति रही तो हल्की सी डायबिटीज माने बॉर्डर लाइन पे आ गया। डॉक्टर ने कहा डेंगू हो गया। तो मैंने देखा कि ये ठीक नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी है, और ऋषिकेश तो योगा का एक प्रकार से योग का एक हब है ऋषिकेश। बल्कि यहाँ इन देशों में तो ऐसा मानते हैं, योगा की ओरिजिन ऋषिकेश को माना जाता है बहुत सारे देशों में। तो जबकि वो एक आचार्य जी, आपकी आवाज कहीं चली गई है, शायद कोई टेक्निकी। आचार्य जी, आपका माइक एक बार अनम्यूट कर लें, शायद म्यूट हो गया है माइक। कर लिया, अनम्यूट कर लिया जी। तो फिर मैंने योग को अपने जीवन में अपनाया। जी। मैंने कहा कि भाई जब और लोग कर रहे हैं तो मैं खुद क्यों ना करूं। जी। तो फिर मैंने प्रयत्न किया। मैंने जैसे योग हो गई, मुद्रा हो गई, मर्मा विज्ञान हो गया, ये भारत से बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने उनका अध्ययन किया, मैंने खुद जाकर के सीखा, और मैंने सीखने से पाया कि मैंने मेरे अंदर परिवर्तन देखे। अभी आपको यकीन नहीं होगा, मेरा 69 किलोग्राम वेट है। 69 किलो, 20 किलो मैंने वजन घटाया। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा भारी होते हैं तो शारीरिक जो एक्सरसाइज है या व्यायाम है या जो योग के आसन है वो हो नहीं पाते, और ज्यादा वजन बीमारियों का घर है। तो मैंने मेरे जीवन में देखा, उसके परिणाम देखे, डायबिटीज में परिणाम देखे, ब्लड प्रेशर सब प्रकार से मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और ये मैंने मेरे जीवन में देखा, जब मैं स्वस्थ हो सकता हूं तो और लोग क्यों नहीं। बिल्कुल जी। तो मैंने स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। मैंने फिर लोगों को प्रेरणा की, लोगों को बताया, लोगों में मैंने रिजल्ट देखे, लोगों को बदलते देखा, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन देखे, और लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन होने के बाद उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन देखे। जी। तो योग विज्ञान है और करने से होता है। आप अभ्यास करें। अभ्यास एक ऐसी चीज है, वो वास्तव में बड़ा कारगर है। और स्पेशल योग में जो हम प्राणायाम हैं, हमारे आसन हैं, हमारे जो भी योग के अनेक विधाएं हैं, वो सारी की सारी आप जैसे अब शरीर शुद्धि के लिए है, हठयोग प्रदीपिका में जो षटक्रम दिए हैं उनका बड़ा महत्व है जीवन में। हम रोज नहाते हैं, लेकिन जब हम नेति करते हैं तो ये सारा पार्ट अंदर का जो गंदगी निकल जाती है, जो वैसे बाहर के धोने से नहीं निकलती। हम धोती करते हैं, नोली करते हैं, ये जितने भी क्रियाएं हैं बहुत सारी योग की, त्राटक आदि, उससे आंखों के दोष दूर होते हैं। तो ये योग तो एक प्रकार से योग से निरोगी काया बनाने के लिए बहुत अद्भुत
योग की बड़ी महती मैं कहूँगा आवश्यकता है हमारे जीवन में। जी। जी। और आदरणीय आपको बहुत आचार्य धन्यवाद दूँगा मैं, आपने जी। इस कार्यक्रम को किया और हिमांशु जी चले गए शायद। जी, जी, जी। हाँ, हिमांशु जी सच में अच्छे विद्वान हैं और मैं आपकी इसको भी कहना चाहूँगा संस्था को भी, जो जो आपकी संस्कृत अकादमी है, हैं? जी, हिमांशु जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, हैं? जी, उनको संस्कृत अकादमी यदि किसी ग्रंथ को आपने उसमें अकादमी में प्रकाशित या कुछ करे, तो वास्तव में वो अकादमी के लिए भी अच्छा है और हिमांशु जी के लिए भी अच्छा है। जी। आदरणीय आचार्य जी, आपने जैसा निर्देश किया मैं जरूर हरियाणा संस्कृत अकादमी के भी संज्ञान में लेकर के आऊंगा। ऐसे विद्वानों को जी, जी। पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी, आपने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। आपने हमारे श्रोताओं तक आपके कीमती समय में से समय निकाल करके दिया। इसके लिए रेडियो ग्रामोदय की तरफ से भी और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा रखता हूं कि भविष्य में भले ही महीने में एक बार आप अपने वक्तव्य से हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। आदरणीय अनंत बोध चैतन्य जी, फिर से धन्यवाद। जयतु धन्यवाद, संस्कृतम धन्यवाद। जयतु जयतु भारतम, भारतम। जयतु संस्कृतम। और आपका प्रयत्न निश्चित ही बहुत सार्थक है और मैं बड़ी सराहना करता हूँ आपके इस प्रयास की और निश्चित ही संस्कृत भारत में हमारे स्पेशली हरियाणा में आप जैसे विद्वानों के हाथ में है अभी संस्कृत की जो बागडोर है वो अपने जो उच्चतम शिखर तक उसको लेके जाएँगे आप लोग। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको और आपकी रेडियो ग्रामोदय को और आपकी संस्कृत अकादमी को सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत साधुवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।